रिसेंट ईयर्स में नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप पे बहुत सवाल उठाए कि उनको जबरदस्ती बना दिया गया और डिजर्विंग सरदार पटेल थे। आपने सरदार पटेल की जीवनी लिखी है, तो ये क्वेश्चन को आप अगर हमारे ऑडियंस के लिए एकदम डिटेल में बता सकते। ये अच्छा है कि आपने पूछा है, क्योंकि इस सवाल पर अध्ययन भी किया है। तो हुआ ये 1946 में अप्रैल का महीना, क्विट इंडिया के मूवमेंट पर कई लोग, हजारों लोग जेल में गए थे और वो रिहा हुए जून जुलाई 1945 में। मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1940 से थे, जब रामगढ़ बिहार में कांग्रेस का सेशन हुआ तब से। और क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में सब लोग जेल गए थे, तो कुछ नए प्रेसिडेंट के चुनने का सवाल ही नहीं आया। कांग्रेस को बैन भी कर दिया गया था। तो मौलाना आजाद की प्रेसिडेंटशिप 1940 से 1946 तक चलती आई। फिर अब एक नया कांग्रेस प्रेसिडेंट को चुनने की बात आई। तो अप्रैल 1946 में देश के सामने या कांग्रेस पार्टी के सामने सवाल था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने। प्रधानमंत्री बनने का सवाल उस समय नहीं था। कब देश आजाद होगा, जरूर लग रहा था कि आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है, ये तो लोग समझ गए थे, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ था अंग्रेज सरकार और हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट के बीच कि आजादी आएगी, किस टर्म्स पर आएगी। तो अप्रैल 1946 में सवाल था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो उस जमाने में, उससे कई साल पहले भी, 1925 से लेकर ये ऐसी प्रैक्टिस हो गई थी कि हर प्रदेश कांग्रेस समिति किसी का नाम आगे रखे कि इसको इस साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाए, अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाए। और अगर 3-4 नाम आते थे कई प्रदेश समितियों द्वारा, तो उस जमाने में ऐसी आदत थी कांग्रेस में कि सब नाम गांधी जी के सामने लोग देते थे। फिर गांधी जी कहते थे कि मुझे लगता है कि शायद इसको मौका देना चाहिए, और अक्सर लोग उनकी बात मान लेते थे और सर्वसम्मति से जिस नाम को गांधी जी ने चुना उसको अध्यक्ष बनाया जाता था। ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये अच्छा तरीका था, लेकिन ये तरीका अपनाया गया। उस समय प्रचलित था। तो जब 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष का सवाल आया, तो कई कांग्रेस की प्रदेश समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रखा कि इनको अध्यक्ष बनना चाहिए। 2-3 ने आचार्य कृपलानी का भी नाम रखा। जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी ने नहीं रखा। एक द्वारका प्रसाद मिश्र बहुत ही जाने माने महाकौशल के नेता थे। उनके बेटे ब्रजेश मिश्र को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हाल में वो शायद वाजपेयी जी के स्पेशल सेक्रेटरी या एडवाइजर भी रहे थे। पहले वो फॉरेन सर्विस में भी थे। लेकिन ये जो पंडित डीपी मिश्रा महाकौशल के जबलपुर के जो थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम लोगों ने सरदार पटेल का नाम रखा था अध्यक्ष के लिए, तो प्रधानमंत्री का ख्याल हमारे मन में नहीं था। सरदार पटेल केवल एक ही बार अध्यक्ष रह चुके थे 1931 में, जवाहरलाल नेहरू 1929 में, 1936 में, 1937 में, तो 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू की तुलना में 14 साल बड़े थे। उनकी तबीयत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और क्विट इंडिया मूवमेंट पे उनका बहुत ही जबरदस्त योगदान था। तो कई लोगों ने ऐसा समझा कि हमें सरदार पटेल को जो हम आदर देना चाहते हैं, वो उन्हें अध्यक्ष कांग्रेस का बना करके आदर देंगे। लेकिन उस समय ये कल्पना नहीं थी कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये ख्याल नहीं था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो आजकल जब लोग कहते हैं कि कई कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल का नाम रखा था, वो सही है, लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए था, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। फिर हुआ क्या, वो भी मैंने अपनी किताब में लिखा और लोग जानते भी हैं कि गांधी जी ने कहा सरदार पटेल से कि अपना नाम तुम वापस ले लो। कृपलानी से कहा तुम अपना नाम वापस ले लो। इन दोनों ने तुरंत अपने नाम वापस ले लिए। और कांग्रेस के नेता जब बैठे थे वर्किंग कमेटी के लोग, तो उन्होंने ही एक प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए। फिर अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। अच्छा,
ये सही भी है कि उसके बाद कुछ महीनों बाद जब समझौता हुआ आज़ादी के बारे में और विभाजन का भी समझौता हुआ, पार्टीशन भी होना चाहिए, लोग मान गए। गांधी जी भी अंत में दुखी तो थे लेकिन वो भी मान गए। तो प्रधानमंत्री का जब बनने का सवाल आया तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्हीं को न्योता मिला कि आप अब सरकार बनाइए। लेकिन ये सोचना कि उस समय जो बातचीत हो रही थी या जो प्रस्ताव आए थे कि सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया जाए, वो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। और एक बात और सोचने लायक है कि अगर लोग सचमुच में चाहते थे कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के जो सदस्य थे देश भर में वो सब चाहते थे कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उस समय अगर लोग दुखी हुए कि अगर जवाहरलाल नेहरू बने तो कम से कम किसी एक अखबार में कोई ऐसी खबर आती कि हमें दुख है, किसी इंसान ने किसी एक लेटर टू द एडिटर लिखा होता कि हमें बहुत अफसोस है कि सरदार पटेल नहीं बने प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू बने। कोई रेजोल्यूशन कहीं से आता कि हमें निराशा है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर आम जनता उस समय एक राय से चाहती थी कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने लेकिन जवाहरलाल नेहरू बने, तो कम से कम इस दुख का एक्सप्रेशन तो कहीं आता। तो ऐसा कोई भी उदाहरण हमें नहीं मिलता, कोई उसके ऐसा एविडेंस नहीं है कि कहीं भी किसी ने अपनी निराशा, अपनी डिसअपॉइंटमेंट या अपना दुख व्यक्त किया। उस समय की जनता बहुत खुश थी जवाहरलाल नेहरू से और स्वयं वल्लभ भाई पटेल इसके पक्ष में थे कि वो प्रधानमंत्री बने। और शायद ये लोग नहीं जानते हैं कि सरदार पटेल का देहांत हुआ था दिसंबर 1950 में। अक्टूबर 1950 में इंदौर में सरदार पटेल ने एक भाषण दिया था अपने उनके देहांत से 2 महीने और 10 दिन करीब पहले। उन्होंने उस भाषण में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है और गांधी जी का ये फैसला कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का नेता बने, फिर अंत में प्रधानमंत्री भी बने, ये बिल्कुल सही निश्चय, सही चॉइस गांधी जी की थी, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये भाषण सब जगह है। हो सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो के पास भी उसकी एक रिकॉर्डिंग हो, अखबारों में छप चुका है भाषण। सरदार पटेल भी एक इंसान थे, नेहरू की तरह, गांधी की तरह। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, सरदार पटेल में भी कुछ कमियां रही होंगी, थी। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि सरदार पटेल किसी को फ्लैटर करने के लिए कुछ जो वो नहीं समझ चाहते, सोचते थे, ऐसा वो बोलते थे। तो जब उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जब चाहा कि नेहरू देश का नेता बने तो वो सही ख्याल था, तो ये सचमुच में सरदार पटेल ने अपने दिल की बात रखी। हम देखते हैं कि सर जब सरदार पटेल को नेहरू कैबिनेट में बुलाते हैं तो वो जो 1 अगस्त को वो चिट्ठी लिखते हैं तो उनको स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द कैबिनेट कहते हैं। और सरदार पटेल उनको 2 दिन के बाद रिप्लाई करते हैं तो उनको कहते हैं कि आपसे ज्यादा त्याग और बलिदान कोई नहीं किया और हमारी एकता ही हमें देश को आगे ले जाएगी। और रिपीटेटिवली सरदार पटेल नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप को जस्टिफाई भी करते हैं कई बार, और एक बार रेजिग्नेशन की भी बात आती है तो उनको वो रोकते हैं। लेकिन नेहरू और पटेल के बीच में डिफरेंसेस भी आता है बहुत सारा, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं, एज ए कलीग के डिफरेंसेस, या आज जो जिस तरीके से ऐसा लगता है कि 2 अपोनेंट थे? और आपका बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, अगर हम किसी स्कूल को भी चलाते हैं, एक प्रिंसिपल है और एक वाइस प्रिंसिपल है, तो दोनों में बहुत अंतर हो सकते हैं कि क्या करना चाहिए स्कूल को चलाते। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ भी अगर 2 उसके ऑफिशियल्स हों, और फिर देश की जब बात आती है, इतने सारी समस्याएं हैं और इतने सारे तरीके हो सकते हैं समस्या को दूर करने के, तो ये अगर मतभेद न हो तो आश्चर्य की बात हो, और अगर गहरे मतभेद न हो तो भी आश्चर्य की बात हो। इतने बड़े सवाल आते, तो जरूर इन दोनों में गहरे मतभेद थे और कई बार मतभेद के कारण काफी इन्होंने सख्त शब्द भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन हर वक्त वो अपने पार्टनरशिप पर वापस आए
एक दूसरे की जरूरत समझी देश के लिए। तो बिल्कुल सही है कि उनके गहरे मतभेद भी थे और ये मतभेद एक्सप्रेस भी किए गए, लेकिन दीज वर द डिफरेंसेस ऑफ कॉलीग्स हु वर determined to try and look after the nation to the best of their ability. सर फंडामेंटल लेवल पे कंसेंसस था ना इन लोगों का, बिल्कुल, ये तो हम कह सकते हैं ना कि सेकुलरिज्म को लेके या उस पे आप क्या कहेंगे, या हिंदुत्व के अगेंस्ट? नहीं, देखिए हिंदुत्व तो आजकल काफी चर्चा में, कम्युनलिज्म को लेके। देखिए एक साल है जिसको हमें याद रखना चाहिए और एक सेशन है कांग्रेस का जिसे हमें अच्छी तरह से याद करना चाहिए, वो है 1931 का, शायद अप्रैल के महीने में कराची में कांग्रेस सेशन हुआ था। सरदार पटेल प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द जनरल सेक्रेटरीज, और शायद भगत सिंह की फांसी के कुछ ही दिन बाद, और सुभाष बोस भी मौजूद थे, गांधी भी मौजूद थे। तो उस कराची के सेशन में जब गांधी थे, सरदार पटेल प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष बोस थे, तब एक फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन आया था कांग्रेस का। और जब क्योंकि गांधी जाने वाले थे इंग्लैंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो इंग्लैंड के वाले भी पूछने वाले थे कि आप अगर कांग्रेस आती है सरकार में तो किस प्रकार का भारत आगे आएगा। तो द फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, उसके बारे में कराची में चर्चा हुई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पास किया गया, लोगों को पढ़ना चाहिए। और उसमें सब कुछ जो बाद में बातें हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाबा साहब अम्बेडकर जब चेयरमैन थे और आर्किटेक्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें भी वही बातें को अच्छी तरह से डिटेल में जाके फिर एक्सप्लेन भी किया गया और आर्टिकल्स बनाए गए। लेकिन वो जो फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन है उसमें इक्वालिटी ऑफ ऑल, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, राइट्स ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ दलित्स, and control of by the public of the great industries of India. सर किसी लेवल पे तो वो जैसे कि abolition of capital punishment भी है, वो भी तो हाँ, तो और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव, तो और इस रेजोल्यूशन के पीछे कंसेंसस बना जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, they were all party to this. So this was the common consensus, and this was the foundation of the eventual constitution, जिससे नेहरू और पटेल ने कभी डेविएट नहीं किया। So they were, and when they were prime minister and deputy prime minister, and together looking after the nation, together also helping along with Dr. Baba Saheb Ambedkar, along with Dr. Rajendra Prasad, president of the Constitutional Assembly, Maulana Azad bhi the. So when they were trying to create together with the other members of the constitution, so they were all committed to these broad goals, and so they were absolutely at one on these broad goals.